देखिए आज के इस वीडियो में अपन एक क्वेश्चन देखेंगे। पहले मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ आपके लिए, इसको थोड़ा अपन डिटेल से देखेंगे, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन ये है, द हाई टॉर्क टू वेट रेशो इन एन एनालॉग इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट इंडिकेट्स। ये कह रहा है जो टॉर्क इज टू वेट रेशो होता है अगर वो हाई है तो वो एनालॉग इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में क्या इंडिकेट कर रहा है। पहला ऑप्शन है वो हाई फ्रिक्शन लॉस को बता रहा है, या लो फ्रिक्शन लॉस को बता रहा है, या नथिंग रिलेटेड टू फ्रिक्शन लॉस है, या नन ऑफ द अबव है। देखो इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है। लेकिन अपन इसकी हर जो टर्म्स है उसका पहले मीनिंग देखेंगे, उसके बाद अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपको बहुत कुछ सीखने के मिलेगा, आप इस वीडियो को एंड तक देखना। सबसे पहले तो आप उस पर आ जाओ, एनालॉग इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। आपको पता है दो तरीके से इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एक तो एनालॉग इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, दूसरा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। तो देखो एनालॉग इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, उसमें क्या होता है, एक तो डायल होता है, स्केल होती है, या फिर मैं बोल दूँ डायल होता है, और एक होता है पॉइंटर। ये पॉइंटर इस डायल पे डिफ्लेक्ट करता है और अपन को अपनी मेजर्ड वैल्यू बताता है। मतलब कि अगर मुझे आउटपुट देखना है तो ये पॉइंटर मुझे बताएगा इस स्केल पे मूव करके कि भाई अभी आउटपुट इतना है, अभी आउटपुट इतना है। जैसे कि अपनी एनालॉग वॉच होती है जो, ठीक है, उसमें आपने देखा होगा डायल और पॉइंटर होता है, और दूसरी अपनी एक डिजिटल वॉच भी होती है जो डायरेक्ट अपन को आउटपुट या फिर नंबर बताती है। तो देखो एनालॉग इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए यहाँ पे सिंपल सा लिख रखा है, इंस्ट्रूमेंट दैट शोज द आउटपुट बाय डिफ्लेक्टिंग द पॉइंटर ऑन एन स्केल। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो आउटपुट शो करता है, कैसे कि जो पॉइंटर होता है वो डिफ्लेक्ट करता है स्केल पे और अपन को आउटपुट शो हो जाता है। तो वो ऐसे इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाता है, एनालॉग इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। अब देखो अपन देखेंगे कि टॉर्क इज टू वेट रेशो क्या होता है। देखो मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट का थोड़ा सा मैंने डायग्राम सा बना रखा है, ठीक है। मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट का, सॉरी मैं आपको बोल दूं इंडिकेटिंग यानी एनालॉग इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट का मैंने एक डायग्राम बना रखा है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होता है, एक मूविंग कॉइल पड़ी रहती है परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड में। तो आपको पता है इस मूविंग कॉइल में करंट पास कराते हैं, ठीक है। तो आपने शुरुआत से ही पढ़ा होगा, वेन एवर ए करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस अ फोर्स और टॉर्क। करंट कैरिंग कॉइल को जब अपन परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये क्या करती है, ये जो कॉइल होती है ये एक्सपीरियंस करती है एक फोर्स या फिर एक टॉर्क, ठीक है। इसी टॉर्क को अपन ने क्या करा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क नाम दिया, और इसी कॉइल से की जो कोर है उससे अपना एक पॉइंटर अटैच है, ठीक है। स्पाइंडल से कनेक्ट होता है वैसे तो, लेकिन मैं आपको बाद में बता दूंगा, आप इसको ऐसे मान के चलो कि ये इससे कनेक्ट है। तो जब भाई ये डिफ्लेक्ट करेगी तो ये अपना पॉइंटर भी डिफ्लेक्ट करेगा। तो इस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का रेशो किसके साथ, इस मूविंग सिस्टम, ये जो पूरा मूविंग सिस्टम है, ये मूविंग कॉइल और ये पॉइंटर और ये कोर, ठीक है ना, इन दोनों का जो रेशो होता है वो कहलाता है टॉर्क इज टू वेट रेशो, ठीक है। आप मेरी बात को समझ गए होंगे, वापस से बोल देता हूँ। ये जो टॉर्क है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, और जो ये मूविंग सिस्टम का जो वेट है, इस पूरे मूविंग सिस्टम का जिसमें ये कोर भी इंक्लूड है और ये पॉइंटर भी इंक्लूड है, इन दोनों का जो रेशो होता है उसको ही अपन बोलते हैं टॉर्क इज टू वेट रेशो। तो देखो यहाँ पे मैंने यही लिखा है, द रेशो ऑफ टॉर्क टू द वेट ऑफ मूविंग पार्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड टॉर्क इज टू वेट रेशो। यहाँ पे टॉर्क से आप डिफ्लेक्टिंग टॉर्क भी समझ सकते हो, या फिर आप सिंपल से इसको टॉर्क लो। तो द रेशो ऑफ टॉर्क टू वेट ऑफ अ मूविंग पार्ट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, इसको बोलते हैं अपन टॉर्क इज टू वेट रेशो। अब देखो ये टॉर्क इज टू वेट रेशो क्या इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट द परफॉर्मेंस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ये इंडिकेट करता है कि इंस्ट्रूमेंट की परफॉर्मेंस कैसी है। देखो इंस्ट्रूमेंट की परफॉर्मेंस तभी अच्छी मानी जाती है जब ये टॉर्क इज टू वेट रेशो हाई हो। तो देखो मैंने यहीं पे लिख रखा है, हाइयर वैल्यू ऑफ टॉर्क इज टू वेट रेशो, इसका मतलब है कि इंस्ट्रूमेंट की जो परफॉर्मेंस है वो बढ़िया है, या फिर मैं बोल दूँ गुड है, ठीक है। अब देखो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ, हालांकि ये मैं बार बार आपको रिपीट करूँगा। ये टॉर्क इज टू वेट रेशो को अपन को बढ़ाना है, ठीक है ना, अपन को हमेशा इसको हाई रहना है, तभी अपना इंस्ट्रूमेंट क्या करेगा, अच्छी परफॉर्मेंस देगा। तो देखो टॉर्क जो है ना वो अपन बढ़ा नहीं सकते, ठीक है। वो अपन को एक गिवन टॉर्क के लिए ही अपन को वेट को कम करना है। देखो टॉर्क को अपन ज़्यादा क्यों नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि देखो भाई साहब ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ये मेन इंस्ट्रूमेंट के साथ लगेगा। तो ये तभी ऑपरेट करता है जब मूविंग कॉइल में करंट पास करो। अगर ये मूविंग कॉइल में अपन करंट पास करेंगे, ठीक है, और तो अपन को मिनिमम करंट लेना है, ठीक है। क्योंकि अगर अपन ज़्यादा करंट लेंगे तो जो मेन इंस्ट्रूमेंट है उसकी परफॉर्मेंस ख़राब होगी, क्योंकि उसके पास करंट कम जाएगा। तो देखो मैंने यहीं पे इसीलिए लिखा है कि भाई अपन को फॉर गिवन वैल्यू ऑफ टॉर्क वेट को मिनिमम रखना है, ठीक है ना।
जो मूविंग पार्ट है उसके वेट को क्या करना है, मिनिमम करना है। और ऐसे करके अपन को इसको टॉर्क इज टू वेट रेशियो को बढ़ाना है। ऐसे नहीं कि अपन डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को ही बहुत ज़्यादा बढ़ा दें करंट को बढ़ा के, नहीं, अपन को वेट को कम करना है गिवन डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के लिए या फिर मिनिमम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के लिए। ठीक है, तो देखो मैंने यहीं पे लिखा है हाई वैल्यू ऑफ टॉर्क टू वेट रेशियो शो दैट इवन फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क द पॉइंटर डिफ्लेक्ट एंड शोज द मेजर्ड वैल्यू। हाई वैल्यू ऑफ टॉर्क इज टू वेट रेशियो क्या इंडिकेट करता है कि इंस्ट्रूमेंट जो है वो, फिर से बोल देता हूँ, हाई वैल्यू ऑफ टॉर्क इज टू वेट रेशियो इवन फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क द पॉइंटर डिफ्लेक्ट एंड शोज द मेजर्ड वैल्यू। हाई वैल्यू ऑफ टॉर्क इज टू वेट रेशियो का मतलब है कि स्मॉल डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के लिए भी क्या करे, ये पॉइंटर डिफ्लेक्ट कर जाए और अपन को अपनी मेजर्ड वैल्यू मिल जाए। ठीक है, तो देखो ये इसका मतलब होता है। अब देखो आगे, टॉर्क इज टू वेट रेशियो ऑफ इंस्ट्रूमेंट डिसाइड द सेंसिटिविटी ऑफ इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। टॉर्क इज टू वेट रेशियो क्या डिसाइड कर रहा है, एक चीज़ और, कि इंस्ट्रूमेंट कितना सेंसिटिव है। देखो स्मॉल करंट के लिए भी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगी। ठीक है, ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इस पॉइंटर को डिफ्लेक्ट कर रही है। इसका मतलब है कि ये भाई स्मॉल करंट को भी सेंस कर लेता है। इसका मतलब कि इंस्ट्रूमेंट क्या है, हाई टॉर्क इज टू वेट रेशियो होने पे हाई सेंसिटिव है। ठीक है, तो यही बताया कि भाई टॉर्क इज टू वेट रेशियो ये भी बता रहा है कि इंस्ट्रूमेंट कितना सेंसिटिव है। जितना ज़्यादा टॉर्क इज टू वेट रेशियो हाई रहेगा उतना ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट सेंसिटिव रहेगा। तो यही लिखा है, इट शुड बी हाई फॉर हाई सेंसिटिविटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इफ़ द वेट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट पॉइंटर इज स्मॉल द इंस्ट्रूमेंट हैज़ हाई टॉर्क इज टू वेट रेशियो। देखो मूविंग पार्ट में अपना पॉइंटर भी आता है, तो जितना ज़्यादा पॉइंटर का वेट कम होगा उतना ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट का जो टॉर्क इज टू वेट रेशियो है वो हाई होगा। देखो इस इंस्ट्रूमेंट की मैं आपको कंस्ट्रक्शन बता देता हूँ एक्चुअल में होती कैसी है। देखो कोर होती है, ठीक है, ये कोर अपनी एल्यूमिनियम की बनी हुई है। देखो एल्यूमिनियम की अपन इसलिए रखें कि एल्यूमिनियम बहुत ही लाइट मटेरियल होता, मेटल होता है। ठीक है, तो अपन को इस पूरे सिस्टम को जितना अपन हल्का रख सकें, आप, मैंने यही तो कहा था मूविंग सिस्टम को अपन जितना हल्का रख सकें उतना अपने लिए अच्छा है। इसलिए जो कोर बनाई गई है वो किसकी बनाई गई है, एल्यूमिनियम की बनाई गई है। ठीक है, अब इस कोर के चारों तरफ क्या लपेटा गया है, एक वायर, इंसुलेटेड वायर लपेटा गया है। ठीक है, वही अपनी क्या बनी, मूविंग कॉइल बनी। ठीक है, अब ये जो पूरा सिस्टम है, ये कोर और ये जो मूविंग कॉइल का, इसको एक स्पाइंडल कैरी कर रहा है। देखो स्पाइंडल, ये जो आप रोड देख रहे हो जो दोनों तरफ से, देखो यहाँ से भी पॉइंटेड है और यहाँ से भी पॉइंटेड है। तो स्पाइंडल होता है, एक रोड होती है जो दोनों तरफ से पॉइंटेड हो और जो टर्न करती है अपनी मशीन्स में, उसको अपन बोलते हैं स्पाइंडल। तो ये जो अपना पूरा जो सेटअप है, ये कोर और ये जो मूविंग कॉइल का, इसको कौन कैरी कर रहा है, ये स्पाइंडल कैरी कर रहा है। ठीक है, अब इस स्पाइंडल को देखो दोनों तरफ किस में डाल रखा है, ज्वेल बियरिंग में। देखो ये जो शेप होता है ये ऐसा सा, इसको अपन बोलते हैं ज्वेल बियरिंग। ये जो स्पाइंडल है इसमें रोटेट करेगा। ये शेप ऐसा है कि ये जो फ्रिक्शन होगा वो मिनिमम होगा। और देखो मैंने आपको अपने क्वेश्चन में भी ये अपन को फ्रिक्शन जो है वो मिनिमम रखना है। ठीक है, फ्रिक्शन के बारे में ही मतलब वहाँ पे पूछा गया, तो मैं आपको एक तरीके से बता रहा हूँ कि फ्रिक्शन अपन को हमेशा क्या रखना है, मिनिमम रखना है। इसलिए देखो यहाँ पे ज्वेल बेरिंग काम में लेगी है। दूसरा अपन को वेट कम करना है, इसलिए जो पूरा सेटअप है वो अपन ज़्यादा से ज़्यादा जो पार्ट है वो एल्यूमिनियम का बनाया गया है। देखो इसी स्पाइंडल से अपना क्या है, एक पॉइंटर अटैच है पीआर। ये पॉइंटर जैसे जैसे ये स्पाइंडल मूव करेगा, ये अपनी कैलिब्रेटेड स्केल पे ये पॉइंटर मूव करेगा और अपन को रीडिंग देगा। ठीक है, और ये जो कोर और ये जो मूविंग कॉइल है, इसको अपन ने क्या रखा है, परमानेंट मैग्नेट के बीच में रखा है। परमानेंट मैग्नेट के बीच में क्यों रखा है, क्योंकि अपन इसको इस कॉइल से जब करंट पास कराएंगे तो अपन को पता है जैसे ही करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस अ फोर्स और टॉर्क। और ये जब टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी तो ये रोटेट करने लगेगी, इसके साथ स्पाइंडल भी रोटेट करेगा और क्या हुआ, अपना ये पॉइंटर भी अपनी स्केल पे अपन को रीडिंग देगा। तो आपने इसका प्रिंसिपल भी देख लिया, मैं आपको इसको एक बार रीड भी करके दिखाता सकता हूँ। देखो यहाँ पे लिखा है द कॉइल सी हैज़ नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ थिन इंसुलेटेड वायर वाउंड ऑन रेक्टेंगुलर एल्यूमिनियम फॉर्मर एफ। ये मैंने आपको समझा दिया था। कॉइल सी में नंबर ऑफ टर्न्स हैं जो थिन इंसुलेटेड वायर के, पतले इंसुलेटेड वायर के, जो एक रेक्टेंगुलर फ्रेम जो कि एल्यूमिनियम की बनी है उस पर बांधे हुए हैं। ठीक है, ये और जो ये पूरा फ्रेम है ये उसको कौन कैरी कर रहा था, एक स्पाइंडल एस कैरी कर रहा था। ठीक है, और जो माउंट है किसके बीच में, दो ज्वेल बिरिंग J1 और J2 के बीच में स्पाइंडल एस कैरी कर रहा है और दो ज्वेल बिरिंग के बीच में माउंटेड है J1 और J2। ये और ये अपना स्पाइंडल एस हो गया, आप समझ गए होंगे वैसे तो। और ये देखो ये तो सिंपल सी बात है कि जो ए पॉइंटर पीआर, जो पॉइंटर था पीआर वो भी अटैच किससे था, अपना स्पाइंडल से अटैच था। तो स्पाइंडल से अटैच था ताकि ये अपनी कैलिब्रेटेड स्केल पे मूव कर सके और अपन को रीडिंग दे सके। और जैसे कि मैंने आपको अब पहले ऊपर बता ही दिया,
होल ऑफ द मूविंग सिस्टम इज मेड लाइट इन वेट एज पॉसिबल टू कीप द फ्रिक्शन एट द बिगिनिंग टू अ मिनिमम। जितना भी वेट है इसको अपन को लाइट बनाना है ताकि जो फ्रिक्शन है वो क्या हो, कम से कम हो सके, ठीक है। और ये जो प्रिंसिपल है मैंने आपको बता दिया था, वेन एवर करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस अ फोर्स और टॉर्क। तो देखो यहाँ पे थोड़ी सी अलग लैंग्वेज में लिख रखा है, द टॉर्क इज एक्साइटेड ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन फील्ड ऑफ परमानेंट मैग्नेट। अगर एक करंट कैरिंग कॉइल को अपन ने परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो उसमें क्या प्रोड्यूस होगी, टॉर्क या फिर फोर्स प्रोड्यूस होगी। देखो अभी अपन ने कंस्ट्रक्शन देखा किसका, एनालॉग इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट का। इसमें क्या होता है, एक डायल और पॉइंटर होता है जो कि अपन को रीडिंग बताता है। तो देखो मैंने यहाँ पे यही लिखा है, एज वी ऑल नो द कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालॉग इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि अब आप भी जान गए होंगे, दीज इंस्ट्रूमेंट यूज डायल एंड पॉइंटर फॉर द मैग्नीट्यूड। ये डायल और पॉइंटर यूज़ करता है मैग्नीट्यूड अपन को बताने के लिए या फिर मेजर्ड वैल्यू बताने के लिए। अब देखो जो रिक्वायरमेंट होती है डिफ्लेक्टिंग सिस्टम या मूविंग सिस्टम की, जो सिस्टम था जो मूव कर रहा था और जिससे अपन को डिफ्लेक्शन मिल रहा था, उसमें रिक्वायरमेंट जैसे कि मैंने आपको वहाँ पे भी बता दिया था डायग्राम में, मूविंग पार्ट को अपन को लाइट रखना है, ठीक है। मूविंग पार्ट को लाइट कैसे रखेंगे, जितना ज़्यादा हो सके वो एल्यूमिनियम काम में लेना है, ठीक है। और फ्रिक्शनल फोर्स को अपन को हमेशा क्या रखना है, मिनिमम रखना है। फ्रिक्शनल फोर्स को अपन मिनिमम कैसे रख सकते हैं, अपन ने स्पाइंडल काम में लिया था ज्वेल बियरिंग के बीच में, जो माउंट हो रहा था किसके बीच में, ज्वेल बियरिंग के बीच में। अब देखो इस रिक्वायरमेंट को अपन को फुलफिल क्यों करना होता है इन दोनों, क्योंकि जो पावर रिक्वायरमेंट है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, इस इंस्ट्रूमेंट की मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की पावर रिक्वायरमेंट स्मॉल होनी चाहिए। तो देखो मैंने यहीं पे यही बात लिखी है, देखो मैं आपको फिर से रिकॉल करा देता हूँ, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की पावर रिक्वायरमेंट स्मॉल क्यों होनी चाहिए, आगे भी आएगा, पीछे भी बताया था और अभी भी बता देता हूँ क्यों। क्योंकि भैया पावर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जब जनरेट हो मतलब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कैसे जनरेट होती है, करंट पास कराने से। और जब अपना ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है तो मेन इंस्ट्रूमेंट के साथ लगाएंगे और ये ज़्यादा करंट ड्रॉ करेगा, ठीक है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को ज़्यादा रखने के लिए। तो जो अपना मेन इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जो वर्क कर रहा है उसकी ऑपरेशन क्या होगी, ख़राब होगी। इसलिए अपन को क्या करना है, ऐसा बनाना है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को या फिर अपने इस एनालॉग इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट को, ये कम से कम पावर में अपन को रीडिंग शो करे। तो देखो मैंने यहीं पर यही लिखा है, These requirements should be fulfill in order that power required by the instrument for its operation is small। ये दोनों रिक्वायरमेंट क्यों फुलफिल होनी चाहिए, क्योंकि अपना इंस्ट्रूमेंट के लिए जो पावर रिक्वायरमेंट है वो क्या होनी चाहिए, स्मॉल होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो बात ये आती है कि यही दो रिक्वायरमेंट फुलफिल क्यों होनी चाहिए, कि भाई ये दो रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए तो भाई जो अपनी इंस्ट्रूमेंट की जो पावर रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाए, ठीक है। मैं फिर से बोल देता हूँ, देखो भाई साहब मैं ये बोल रहा हूँ कि पावर रिक्वायरमेंट जो होनी चाहिए वो कम होनी चाहिए, ठीक है। और पावर रिक्वायरमेंट कम कब होगी, जब ये दोनों कंडीशन फुलफिल होगी। अब देखो पावर रिक्वायरमेंट कम इन दोनों कंडीशन के फुलफिल होने पे ही क्यों हो रही है, तो वो उसका जवाब भी मैंने यहाँ लिखा है कि जो पावर एक्सपेंडिचर है, जो पावर रिक्वायरमेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वेट ऑफ द मूविंग पार्ट एंड फ्रिक्शनल फोर्स ओपोजिंग द मूवमेंट। इसलिए अपन को तो जो वेट है मूविंग पार्ट का उसको भी कम से कम रखना है और जो फ्रिक्शनल फोर्स है जो मूवमेंट को अपोज कर रही है उसको भी कम से कम रखना है, तो अपनी जो पावर रिक्वायरमेंट है वो भी कम से कम होगी। तो देखो मैंने जैसे कि आपको बताया ही था कि डिफ्लेक्टिंग सिस्टम को अपन को लाइट कैसे बना सकते हैं, जितना हो सके अपन को क्या काम में लेना है, एल्यूमिनियम काम में लेना है। तो देखो अपना डिफ्लेक्टिंग सिस्टम कैसा हो जाएगा, लाइट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स को अपन को रिड्यूस कैसे करना है, अपन को अपना जो स्पाइंडल है वो काम में लेना है, जो किसके बीच में माउंट हो, ज्वेल बियरिंग के बीच में, ठीक है। और ये देखो मैंने वहाँ पे बताने में होगा कि जो बैलेंसिंग सिस्टम है वो भी तो अप्रोप्रिएट लेना है या उसको केयरफुली लगाना है ताकि जो अपनी फ्रिक्शनल फोर्स हो वो कम से कम हो। देखिए जैसे कि मैं आपको बार बार मैं बता रहा था कि मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ, द फोर्स और टॉर्क डेवलप्ड बाय द मूविंग एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट इज़ नेसेसरीली स्मॉल, ठीक है ना। जो फोर्स और टॉर्क डेवलप होनी चाहिए मूविंग एलिमेंट के द्वारा वो क्या होनी चाहिए, स्मॉल होनी चाहिए ज़रूरी रूप से, ठीक है ना, ज़रूरी तरीके से वो स्मॉल ही होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि इन ऑर्डर दैट द पावर कंजम्पशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट बी कीप्ड लो, ताकि जो पावर कंजम्पशन इंस्ट्रूमेंट का वो अपन लो रख सके। देखो मैंने आपको पहले भी बताया और वापस से बता देता हूँ और मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। देखो अपन को जो ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो कुछ ऐसा डिज़ाइन करना है कि ये भाई बहुत ही कम पावर कंज्यूम करे। क्यों, बहुत ही लो पावर कंज्यूम करें, और लो पावर कंज्यूम करेगा तो जो टॉर्क होगी वो भी क्या होगी, बहुत ही कम जनरेट होगी। और इसी कम टॉर्क के लिए अपन को क्या करना है, डिफ्लेक्शन शो करवाना। तो जो मूविंग पार्ट है वो क्या होना चाहिए,
लाइट होना चाहिए और दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स कम होना चाहिए। अब देखो जो पावर कंजम्पशन है वो लो क्यों होना चाहिए वो भी मैंने लिख दिया, सो दैट इंट्रोडक्शन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इनटू द सर्किट में कॉज मिनिमम चेंज इन द एग्जिस्टिंग सर्किट कंडीशन। देखो अपने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का पावर कंजम्पशन अगर लो होगा तो अपन अगर जब जैसे ही अपन इसको सर्किट के अंदर अपने कनेक्ट करेंगे तो जो सर्किट के अंदर एग्जिस्टिंग कंडीशन होगी उसमें मिनिमम चेंज आएगा, क्योंकि ये मिनिमम करंट ड्रॉ करेगा सर्किट से, तो को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए जो पावर कंजम्पशन है इंस्ट्रूमेंट का वो लो होना चाहिए, और पावर कंजम्पशन लो होगा तो क्या होगा, जो टॉर्क डेवलप है वो भी क्या होनी चाहिए, स्मॉल होनी चाहिए। अब देखो इसी लो पावर कंजम्पशन रखने के लिए अपन को क्या करना है, एक तो लाइट वेट रखना है और दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स को मिनिमम रखना है। और फ्रिक्शनल फोर्स को मिनिमम तभी रख सकते हैं जब अपन मूविंग एलिमेंट को जो सपोर्ट देंगे वो उसके अलग अलग मेथड ढूंढने, ताकि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कम से कम रख सके। तो देखो मैंने यहाँ पे ये लिखा है, बिकॉज ऑफ लो पावर लेवल द कंसिडरेशन ऑफ वेरियस मेथड ऑफ सपोर्टिंग मूविंग एलिमेंट बिकम वाइटल इन इम्पोर्टेंस। ठीक है ना। तो लो पावर लेवल रखने के लिए अपन को क्या करना है, जो मूविंग एलिमेंट को जो सपोर्ट देता है, ठीक है ना, उसके लिए अलग अलग मेथड काम में लेने हैं। ठीक है, जैसा कि पिछले जो डायग्राम दिखाया था मैंने उसमें अपन ने क्या काम में लिया था, स्पाइंडल और ज्वेल बेरिंग काम में ली थी, ताकि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कम से कम हो, और फ्रिक्शनल फोर्स कम से कम होगी तो पावर कंजम्पशन क्या होगा, लो होगा, मतलब कि स्मॉल डिफ्लेक्शन पे भी पॉइंटर अपना मूव कर जाएगा। तो देखो यही चीज़ मैंने लिख रखी है, विद द ऑपरेटिंग फोर्स बीइंग स्मॉल द फ्रिक्शनल फोर्स मस्ट बी कीप टू अ मिनिमम। ऑपरेटिंग फोर्स अगर अपनी स्मॉल है, ठीक है ना, तो इस स्मॉल ऑपरेटिंग फोर्स के लिए भी अपना इंस्ट्रूमेंट क्या करे, मूव कर जाए, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है जो अपने मूवमेंट को ओपोज कर रही है उसको अपन को क्या कर रखना है, मिनिमम रखना है, इन ऑर्डर दैट द इंस्ट्रूमेंट रीड करेक्टली एंड इज नॉट इरेटिक इन एक्शन एंड इज रिलायबल। किस लिए रखनी है इसको, ताकि जो अपना इंस्ट्रूमेंट है वो करेक्टली रीड करे, ठीक है ना, और वो इरेटिक नहीं हो अपने एक्शन में और रिलायबल हो, ठीक है ना, मतलब अपन उस पर भरोसा कर सके। इरेटिक मतलब होता है मनमानी तरीके से नहीं चल रहा हो, प्रॉपर एक रीडिंग दे रहा हो। ठीक है, तो आप यहाँ से अपन एक बात पकड़ लेते हैं, जो फ्रिक्शनल फोर्स है, जो फ्रिक्शनल टॉर्क है, वो क्रूशियल फैक्टर है डिटरमाइनिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। और यही चीज़ देखो मैंने यहाँ पे लिख रखी है, द फ्रिक्शनल टॉर्क इज अ क्रूशियल फैक्टर इन डिटरमाइनिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। देखो मैं आपको यहाँ तक लिया है कि फ्रिक्शनल टॉर्क का कंसिडरेशन क्यों जरूरी है, क्योंकि ये जो है ये कंसिडरेबल इफेक्ट डाल रही है किस पे, अपने इंस्ट्रूमेंट की परफॉर्मेंस पे। इसको अपन ऐसे भी बोल सकते हैं, द फ्रिक्शनल टॉर्क एक्सर्ट अ कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ आवर इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं जो डिफ्लेक्शन होता है अपने इंस्ट्रूमेंट के पॉइंटर का, ठीक है ना, वो किससे इन्फ्लुएंस होता है, फ्रैक्शनल कंपोनेंट ऑफ द फ्रिक्शनल टॉर्क। जो फ्रिक्शनल टॉर्क का जो फ्रैक्शनल कंपोनेंट है उससे जो अपना जो डिफ्लेक्शन है पॉइंटर का वो इन्फ्लुएंस हो रहा है। और ये देखो आगे मैंने लिखा है, एंड द डायरेक्शन इन विच द टॉर्क इज अप्लाइड आल्सो प्ले रोल इन डिटरमाइनिंग द डिफ्लेक्शन। और किस डायरेक्शन में ये जो फ्रिक्शनल टॉर्क है ये अप्लाई हो रही है वो भी डिटरमाइन करता है, वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, अपने डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन को डिटरमाइन करने में। देखो मैं फिर से आपको बोल देता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको याद रखनी है। जो अपना डिफ्लेक्शन है इंस्ट्रूमेंट के पॉइंटर का वो किस किस पे डिपेंड करता है, एक तो फ्रैक्शनल कंपोनेंट ऑफ फ्रिक्शनल टॉर्क, फ्रिक्शनल टॉर्क के फ्रैक्शनल कंपोनेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। और जो डायरेक्शन है जिसमें ये फ्रिक्शनल टॉर्क अप्लाई करिए वो भी अपने डिफ्लेक्शन को डिटरमाइन करने के लिए इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है। आप यहाँ से ये दो बातें देख लो, ठीक है। अब देखो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अगर देखो मैं आपको इसको समझा देता हूँ, कोई बहुत ही सिंपल शब्दों में समझाता हूँ। अगर फ्रिक्शनल टॉर्क जो है ना वो कंपेरेबल है किससे, डिफ्लेक्शन टॉर्क से। फिर से सुनो, फ्रिक्शनल टॉर्क जो है ना वो कंपेरेबल है, मतलब सिमिलर वैल्यू की है, मतलब आसपास के वैल्यू की है किसके, डिफ्लेक्शन टॉर्क की वैल्यू की। तो जो डिफ्लेक्शन है वो डिपेंड करेगा किस पे, फ्रिक्शनल टॉर्क पे। देखो मैं आपको यहाँ पे वापस इसको पढ़ के भी दिखा देता हूँ, आप इसको आगे भी और समझोगे। इफ़ द फ्रिक्शनल टॉर्क इज लार्ज, फ्रिक्शनल टॉर्क अगर लार्ज हुई एंड इज कंपेरेबल टू कंसिडरेबल फ्रैक्शन ऑफ द डिफ्लेक्शन टॉर्क, और फ्रिक्शनल टॉर्क अगर लार्ज है और ये कंपेरेबल है किससे, कंसिडरेबल फ्रैक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन टॉर्क, तो क्या होगा, द डिफ्लेक्शन ऑफ द मूविंग सिस्टम विल डिपेंड अपॉन द फ्रिक्शनल टॉर्क। तो जो अपना डिफ्लेक्शन है मूविंग सिस्टम का वो किस पे डिपेंड कर जाएगा, फ्रिक्शनल टॉर्क पे, एक एप्रिशिएबल एक्सटेंट तक, ठीक है ना। ऑल्सो द डिफ्लेक्शन विल डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन फ्रॉम विच द इक्विलिब्रियम पोजिशन इज अप्रोच एंड विल बी अनसर्टन। और जो डिफ्लेक्शन है वो किस पे डिपेंड करेगा,
और डिफ्लेक्शन जो है वो और किस पे डिपेंड करेगा, डायरेक्शन जहाँ से अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन अप्रोच हो रही है और वो अपने लिए अनसर्टन हो जाएगा। देखो एक तरफ तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगेगी और एक तरफ अपनी फ्रिक्शनल टॉर्क लगेगी, तो जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो बिल्कुल भी अपनी क्या हो जाएगी, अनसर्टन हो जाएगी, क्योंकि दोनों का एक एप्रिशिएबल और कंपेरेबल क्वांटिटी है, ठीक है ना, मतलब दोनों बराबर की वैल्यू रखती है, ठीक है। अगर बराबर की वैल्यू रखती हुई तो फिर देखो ऑन द अदर हैंड, ये देखो आप यहाँ पे से आपको ज़्यादा समझ में आएगा, अगर फ्रिक्शनल टॉर्क है ना बहुत ही स्मॉल है, किसके कंपैरिजन में, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के कंपैरिजन में अपनी फ्रिक्शनल टॉर्क है जो वो स्मॉल है, तो जो इसका इफेक्ट होगा फ्रिक्शनल टॉर्क का वो डिफ्लेक्शन पे क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। देखो बहुत ही आसान है, फ्रिक्शनल टॉर्क जो है वो बहुत ही स्मॉल है, किससे, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क से, तो जो फ्रिक्शनल टॉर्क का जो इफेक्ट है अपने डिफ्लेक्शन पे वो क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको देखो मैंने अलग शब्दों में लिख दिया, इस ये यहाँ से आपको शायद और ज़्यादा समझ में आए, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आगे और समझा दूंगा। इफ़ द फ्रिक्शनल टॉर्क इज मच स्मॉलर देन द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, फ्रिक्शनल टॉर्क बहुत ही कम है किससे, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क से, तो तब अपन क्या करेंगे, फ्रिक्शनल टॉर्क को क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। लेकिन अगर फ्रिक्शनल टॉर्क जो है वो कंसिडरेबल कंपेरेबल है किससे, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के, तो अपन को फ्रिक्शनल टॉर्क भी का भी जो इन्फ्लुएंस है या जो इफेक्ट है वो काम में लेना पड़ेगा। तो देखो अपन ने क्या क्या यहाँ से सीखा, द फ्रिक्शनल टॉर्क प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द परफॉर्मेंस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, द फ्रिक्शनल टॉर्क जो है वो क्या करेगी है, अपने जो परफॉर्मेंस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट है उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। कैसे, द डिफ्लेक्शन जो है पॉइंटर का वो किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फ्रिक्शनल टॉर्क, यही अपन ने सीखा। एक तो जो डिफ्लेक्शन है अपने पॉइंटर का, अपने इंस्ट्रूमेंट के पॉइंटर का जो डिफ्लेक्शन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द फ्रिक्शनल टॉर्क, फ्रिक्शनल टॉर्क के फ्रैक्शनल पार्ट पे डिपेंड कर रहा है। दूसरा, द डिफ्लेक्शन टॉर्क विल आल्सो डिपेंड ऑन द डायरेक्शन इन विच द फ्रिक्शनल टॉर्क अप्लाइड, और जो डिफ्लेक्शन टॉर्क है वो किस पे डिपेंड कर रही है, और किस पे डिपेंड कर रही है, डायरेक्शन इन विच द फ्रिक्शनल टॉर्क अप्लाइज। ये अपने सवाल का जवाब कितना आसान हो जाता है। देखो आगे मैं बढ़ता हूँ, मैंने आपको बताया फ्रिक्शनल टॉर्क कैसे इन्फ्लुएंस डाल दिया। अब देखो जो फ्रिक्शनल टॉर्क होती है वो डिपेंड करती है अपने जो मूविंग पार्ट का जो वेट है उस पर अपनी फ्रिक्शनल टॉर्क डिपेंड करती है। और कैसे डिपेंड करती है, जो अपनी फ्रिक्शनल टॉर्क है अपने इंस्ट्रूमेंट की जो फ्रिक्शनल टॉर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वेट ऑफ द मूविंग चार्ज, मतलब फ्रिक्शनल टॉर्क अपनी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेट ऑफ मूविंग पार्ट के। तो देखो जितना ज़्यादा वेट होगा मूविंग पार्ट का उतने ज़्यादा अपनी फ्रिक्शनल टॉर्क होगी, क्योंकि दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है। तो देखो अपना क्वेश्चन क्या था, अपना क्वेश्चन था हाई टॉर्क इज टू वेट रेशियो एंड एनालॉग इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट इंडिकेट। जो अपना एनालॉग इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है उसमें हाई टॉर्क टू वेट रेशियो क्या इंडिकेट करता है। तो देखो हाई टॉर्क टू वेट रेशियो है, ठीक है, हाई टॉर्क टू वेट रेशियो इसका मतलब गिवन डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के लिए अपना जो वेट है वो क्या है, मिनिमम है, कम से कम रखा गया, इसलिए तो अपना टॉर्क इज टू वेट रेशियो हाई है। तो अपन यहाँ से कह सकते हैं कि टॉर्क इज टू वेट रेशियो अगर हाई है तो वेट जो अपना वो है क्या है, मिनिमम है, किसका, मूविंग पार्ट का जो वेट है वो मिनिमम है। और अभी मैंने आपको बताया जो फ्रिक्शनल टॉर्क है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वेट ऑफ द मूविंग पार्ट के, ठीक है। तो देखो वेट ऑफ द मूविंग पार्ट अपना कम है तो फ्रिक्शनल टॉर्क होगी वो भी अपनी कम होगी, और फ्रिक्शनल टॉर्क अगर अपनी कम है तो जो फ्रिक्शनल लॉसेस होंगे वो भी क्या होंगे, कम होंगे। तो यही अपने क्वेश्चन का आंसर है। तो देखो हाई टॉर्क इज टू वेट रेशियो क्या इंडिकेट करता है कि जो अपना इंस्ट्रूमेंट है उसमें जो फ्रिक्शनल लॉसेस है वो क्या है, कम है, ठीक है। फ्रिक्शनल टॉर्क नहीं पता हो तो मैं देखो वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। फ्रिक्शनल टॉर्क क्या होती है, द रोटेशनल फोर्स दैट कॉज फ्रिक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज फ्रिक्शनल टॉर्क। एक रोटेशनल फोर्स जो दो ऑब्जेक्ट के बीच में फ्रिक्शन क्रिएट करे वो अपनी क्या कहलाती है, फ्रिक्शनल टॉर्क कहलाती है। देखो ये अगर आपको नहीं समझ में आती है या आपको लगता है कि ये नहीं कंज्यूम हो पा रही है आपसे, मतलब हजम नहीं हो पा रही है, मतलब आपको समझ में नहीं आ रही, तो आप दूसरी चीज़ देख सकते हो, द फ्रिक्शनल टॉर्क इज ए टाइप ऑफ रोटेशनल फोर्स। फ्रिक्शनल टॉर्क क्या है, एक टाइप की क्या है, रोटेशनल फोर्स है, क्योंकि टॉर्क आ रहा है तो देखो रोटेशनल फोर्स ही होगी। और फ्रिक्शनल टॉर्क इज ए टाइप ऑफ रोटेशनल फोर्स कॉज्ड बाय द फ्रिक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। और ये कब कॉज होती है, जब अपने दो ऑब्जेक्ट के बीच में क्या हो, फ्रिक्शन हो, ठीक है। अब देखो टॉर्क बता दूं मैं आपको अगर नहीं पता हो तो, टॉर्क इज ए मेजर ऑफ फोर्स दैट प्रोड्यूस रोटेशनल मोशन, सॉरी वापस से बोलता हूँ यार, टॉर्क इज ए मेजर ऑफ फोर्स दैट प्रोड्यूस रोटेशनल मोशन। जो फोर्सेज रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करती है, टॉर्क क्या है उसका मेजर है। और वेट आपको पता ही होगा, वेट इज ए मेजर ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। अपने मास पे जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट करती है उसी को ही अपन क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं। अपने या किसी भी मास पे जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट करती है उसी को अपन क्या बोलते हैं,
वेट बोलते हैं, ये तो अपन बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो सम इम्पोर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, मैं आपको वो भी लिख के बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, मतलब बता देता हूँ मैं आपको। देखो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट इज मोर सेंसिटिव इफ़ इट टॉर्क टू वेट रेशियो इज ऑफ ऑर्डर ऑफ यूनिटी। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होगा, बहुत मतलब ज़्यादा सेंसिटिव होगा अगर टॉर्क टू वेट रेशियो किस ऑर्डर का है, यूनिटी ऑर्डर का है, ठीक है। दूसरा एक क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, पीएमएमसी हैज़ हाईएस्ट टॉर्क टू वेट रेशियो। परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उसमें टॉर्क इज टू वेट रेशियो हाईएस्ट होता है, और डायनोमोमीटर जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें जो टॉर्क इज टू वेट रेशियो होता है वो लोएस्ट होता है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। पॉइंट और है जो सिर्फ आपको रीड करने हैं, देखो ये वाला पॉइंट भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा क्या बहुत इंपॉर्टेंट है। द वैल्यू ऑफ टॉर्क टू वेट रेशियो ऑफ अ मूविंग पार्ट ऑफ ए इंस्ट्रूमेंट शुड नॉट बी लेस देन 0.1। टॉर्क इज टू वेट रेशियो जो होता है इंस्ट्रूमेंट का वो 0.1 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको ये वाली बात याद रखनी है। जो टॉर्क इज टू वेट रेशियो होता है किसमें, मूविंग पार्ट का जो टॉर्क इज टू वेट रेशियो है वो 0.1 से कभी भी कम नहीं होना चाहिए। इफ़ द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एक्ट एज ए फोर्स ऑन द एपरेचर एंड शोज द फुल स्केल डिफ्लेक्शन। ये डेफिनेशन का पार्ट है जो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। तो देखो इसको अपन और थोड़ा अगर ढंग से लिखें तो देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, इफ़ द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ फोर्स। अगर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को अपन एक फोर्स के टर्म में एक्सप्रेस करें, विच एक्टिंग एट ए रेडियस ऑफ 1 सेंटीमीटर, जो किस पे एक्ट कर रही है, एक रेडियस ऑफ 1 सेंटीमीटर पे एक्ट कर रही है, और ये डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस फुल स्केल डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस कर रही है। तो जो टॉर्क टू वेट रेशियो होता है मूविंग पार्ट का वो 0.1 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। यही मैंने वहाँ लिख रखा है, ठीक है। फिर देखो ये पॉइंट है, द रेशियो ऑफ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क टू फ्रिक्शनल टॉर्क इज मेजर ऑफ रिलायबिलिटी ऑफ ए इंस्ट्रूमेंट। जो ये रेशियो है वो इंस्ट्रूमेंट की रिलायबिलिटी बताता है कि अपन उस पर अपन कितना भरोसा कर सकते हैं, ठीक है, कि वो स्मॉल करंट के लिए भी अपन को डिफ्लेक्शन दे दे। इट इंडिकेट द इनहेरेंट क्वालिटी ऑफ द डिज़ाइन इंस्ट्रूमेंट इंडिकेशन, ठीक है। और इनहेरेंट क्वालिटी है किसकी, ये डिज़ाइन की। तो देखो यहाँ से अपन ये भी बोल सकते हैं कि ये सेंसिटिविटी की बात कर रहा है। आपको सिर्फ ये याद रखना है जो टॉर्क इज टू वेट रेशियो है वो रिलायबिलिटी का भी मेजर है अपने इंस्ट्रूमेंट की, ठीक है ना। और इनहेरेंट क्वालिटी है किसकी, डिज़ाइन की। फिर देखो जो टॉर्क इज टू वेट रेशियो है वो इंडेक्स भी है इसकी परफॉर्मेंस का। जितना ज़्यादा हाइयर होगा टॉर्क टू वेट रेशियो उतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस बेटर होगी। ये मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था, जितना ज़्यादा टॉर्क टू वेट रेशियो होगा उतनी बेटर क्या होगी, परफॉर्मेंस होगी। तो एक तरीके से ये इंडिकेशन या इंडेक्स भी है किसका, परफॉर्मेंस का, इंस्ट्रूमेंट की, ठीक है। अगला पॉइंट देखो, द हाइयर टॉर्क टू वेट रेशियो इन एनालॉग इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट ऑलवेज इंडिकेट अ फास्ट रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। जितना ज़्यादा हाई टॉर्क टू वेट रेशियो होगा वो इंडिकेट करेगा कि अपना इंस्ट्रूमेंट का जो रिस्पॉन्स है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, और फास्ट होगा तो जो फ्रिक्शनल लॉस है वो क्या होगा, कम होगा। थैंक यू।